संस्मरण मिखाइल बुल्गाकोव। बहुत बहुत सारे लोगों की व्लादिमीर इलिच से संबंधित बहुत सी यादें जुड़ी हैं और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। निश्चित रूप से वो आज भी जीवंत है और मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता। और आप कैसे भुला सकेंगे जब हर सांझ तुरही की सुरीली लय कमरे में हर्षोल्लास व सुखद उत्साह की लहरें बहती हों। मुझे याद है पीत पत्र मेरे अपने प्रसिद्ध उद्घोषका और नादेजदा कंस्तांतिनोवना की घिसी हुई जैकेट। आप कैसे जुदा होंगे यदि हर सांझ 50 मोमबत्तियाँ एक साथ जलती हों और हरियाली साए में मैं लिख व पढ़ सकता हूँ गर्मी में, बिना ये सोचे समझे कि आंगन में 0 से 18 डिग्री नीचे हवा चल रही है। क्या हम अपनी यादों से बिछड़ने की कल्पना कर सकते हैं? जैसे ही मैं अपना सिर उठाता हूँ, कमरे की छत बिल्कुल अपने ऊपर पाता हूँ। ये सच है कि छत बहुत नीची है, ज़मीन से कम ऊंची, धूम्र वर्ण व दरार भरी, पर फिर भी छत तो है ना। कम से कम प्रीचिस्टेन की मार्ग पर, सितारों भरे नीले आकाश के नीचे तो नहीं, जहाँ विज्ञान की सटीक जानकारी के अनुसार 18 डिग्री भी नहीं बल्कि 271, और वो भी 0 से नीचे हैं। और मेरे साहित्यिक व कामकाजी जीवन को समाप्त करने के लिए उनकी संख्या अपर्याप्त है। मेरे पास काले मकर जाल के नीचे है 0 से ऊपर 12, प्रकाश और किताबें और हाउसिंग एसोसिएशन का एक कार्ड। इसका अर्थ है कि मैं तब तक अस्तित्व में रहूँगा जब तक पूरा घर है, कोई बखेड़ा नहीं होगा और मैं जीवित हूँ। मगर मैं आप सबको सब कुछ क्रम में बताऊँगा। वर्ष 1921 का अंत था और मैं मॉस्को आ पहुँचा। मेरा ये कदम विशेष रूप से मेरे लिए कठिन नहीं था, क्योंकि मेरा सामान बहुत थोड़ा था। मेरा सब सामान कैरी ऑन सूटकेस में फिट बैठा। इसके अलावा मेरे कंधों पर भेड़ की खाल का कोट था। इसका वर्णन मैं नहीं करूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जिससे कि पाठक में घृणा की भावना जाग जाए, जो आज भी मुझे उस गंदी बकवास को याद कर यातनाएं देता है। यह कहना पर्याप्त है कि त्वेर्स्काया सड़क पर अपनी पहली यात्रा में मैंने 6 बार अपने कंधों के पीछे एक प्रशंसात्मक फुसफुसाहट सुनी। यह आधा फरकोट है। 2 दिनों तक मैं मॉस्को में घूमता रहा और कल्पना करें, मुझे एक जगह मिली। ये विशेष रूप से शानदार नहीं थी, मगर ये अन्य स्थानों की तुलना में बदतर भी नहीं थी। उन्होंने मुझे अनाज भी दिया और अगस्त के लिए दिसंबर में वेतन का भुगतान भी किया, और मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। और फिर सबसे भद्दी स्थिति मेरे सामने सवाल बनकर उठी, कमरे के बारे में। किसी व्यक्ति को एक कमरे की ज़रूरत होती है। कमरे के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मेरे आधे कोट ने मेरे कोट, कंबल, मेजपोश और बिछावन की जगह ले ली, मगर वो कमरों को नहीं बदल सकता था, और ना ही सूटकेस। सूटकेस बहुत ही छोटा था। इसके अलावा इसे गर्म नहीं किया जा सकता था। और एक बात मुझे अनुचित लगा, जैसे कोई कर्मचारी सूटकेस में रह रहा हो। मैं आवास विभाग गया और 6 घंटे तक कतार में खड़ा रहा। 7वें घंटे के आरंभ में मैंने अपने जैसे लोगों के अंतिम छोर पर कार्यालय में प्रवेश किया, जहां मुझे बताया गया कि मुझे 2 महीने में एक कमरा मिल सकता है। 2 महीने में लगभग 60 रातें होती हैं, और मुझे इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि मैं उन्हें कहाँ बिताऊंगा। हालांकि इनमें से 5 रातों को एक तरफ रखा जा सकता था, क्योंकि मॉस्को में मेरे 5 परिचित परिवार रहते थे। 2 बार मैं सामने सोफे पर सोया, 2 बार कुर्सियों पर, और वह 1 बार गैस स्टोव पर सोया। और 6ठी रात में प्रीचिस्टेन की मार्ग पर रात बिताने गया। ये बहुत सुंदर मार्ग है, लेकिन नवंबर महीने में आप यहाँ एक रात से अधिक नहीं बिता सकते। जो भी यह सुनिश्चित करना चाहे वो ऐसा कर सकता है। सुबह सवेरे जब विशाल गुंबदों के ऊपर आसमान पीला पड़ गया, मैंने चांदी जैसे बर्फ़ की बारीक परत से ढका सूटकेस उठाया और ब्रयांस्की रेलवे स्टेशन रवाना हो गया। वहाँ रात बिताने के बाद मैं जल्द से जल्द मॉस्को छोड़ देना चाहता था। बिना किसी अफसोस के मैंने बैग में लाल धान व नवंबर का वेतन रखा, जो मुझे फरवरी में दिया जाना था। ये गुंबद, छत, खिड़कियाँ व मॉस्को के लोग मुझसे घृणा करते थे, और मैं ब्रयांस्की रेलवे स्टेशन चला गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। ब्रयांस्की रेलवे स्टेशन पर मेरी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई। मुझे लगा था कि वो जीवित नहीं है।
लेकिन वो न केवल जीवित था, वो बल्कि मॉस्को में ही रहता था, और तो और उसके पास एक अलग कमरा भी था। ओह मेरे बहुत अच्छे दोस्त, 1 घंटे बाद ही मैं उस कमरे में था। उसने कहा, रात भर ठहर जा, बस मैं तुमको पंजीकृत नहीं करूँगा। रात मैंने वहाँ बिताई और दिन के दौरान मैं आवास कार्यालय गया और साथ रहने के लिए पंजीकृत करने के लिए कहा। गृह प्रबंधन के चेयरमैन, मेमने की टोपी और कॉलर पहने वह समोवर रंग में मोटा आदमी अपनी कोहनियाँ फैलाकर बैठा था। अपनी तांबे जैसी आँखों से वो मेरे कोट के छिद्रों को घूर रहा था। मेमने की टोपियों में गृह प्रबंधन के सदस्य अपने नेता को चारों ओर से घेरे हुए थे। कृपया मुझे पंजीकृत करें, मैंने कहा, क्योंकि कमरे के मालिक को मेरे वहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मैं किसी के काम में कोई दखल नहीं दूंगा। मैं नशे में धुत नहीं होऊंगा और ना ही दरवाजे पर दस्तक दूंगा। नहीं, अध्यक्ष ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं लिखूंगा। आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैं कहाँ रहूं? मैंने पूछा। कहाँ? मैं सड़क पर तो नहीं रह सकता। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अध्यक्ष ने जवाब दिया। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। बोझ हो तुम, बोझ, चेयरमैन के साथी सख्त आवाज़ में चिल्लाए। मैं बोझ नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अवरोध हूँ, मैं निराशा में बुदबुदाया। मैं कहाँ जाऊँ? इंसान हूँ मैं भी। हताशा ने मुझे निगल लिया। ये सब 5 दिनों तक चला और छठे दिन एक लंगड़ा आदमी अपने हाथों में मिट्टी के तेल के डिब्बे के साथ दिखाई दिया और कहा कि अगर मैं कल खुद नहीं छोड़ूंगा तो पुलिस मुझे उठा ले जाएगी। मैं तब उन्माद में चला गया। रात को मैंने शादी की एक मोटी सुनहरी सर्पिल मोमबत्ती जलाई। 1 हफ्ते से बिजली बंद थी और मेरा मित्र भी मोमबत्तियाँ इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी रोशनी में उसकी चाची ने अपना दिल व हाथ उसके चाचा को सौंपा था। मोमबत्ती मोम के आंसू बहाती रही। मैंने कागज़ का एक बड़ा कोरा पेपर लिया और उस पर कुछ लिखना शुरू किया, जो इन शब्दों के साथ शुरू हुआ। अध्यक्ष, पीपल्स कमिश्नर्स काउंसिल, व्लादिमीर इलिच लेनिन। मैंने सब कुछ जो इस पेपर पे लिखा था, मैंने सेवा में कैसे प्रवेश किया और मैं आवास विभाग गया, वहाँ क्या कहा गया और कैसे मैंने मसीह के कैथेड्रल से 270 डिग्री पर सितारों को देखा और मुझे कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोला गया, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, बोझ हो तुम, बोझ। रात कोयले सी काली और कड़ाके की सर्दी। हीटर भी ख़राब हो गया। मैं फटे पुराने दीवान पर सो गया और लेनिन को अपने सपने में देखा। वो कुर्सी पर बैठे थे। वह दीपक का प्रकाश उनके डेस्क पर पड़ रहा था और उन्होंने मुझे देखा। मैं उनके ठीक सामने कुर्सी पर बैठ गया। आधा कोट में पहने हुए था। बुलवार्ड पर सितारों के बारे में, शादी की मोमबत्ती और अध्यक्ष के बारे में बता रहा था। मैं बोझ नहीं हूँ, नहीं, मैं कोई बोझ नहीं हूँ व्लादिमीर इलिच। और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेनिन ने जवाब दिया। फिर उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि उसे अपने दोस्त के साथ रहने का आदेश लिखित में दिया जाए, उसे वहीं कमरे में हमेशा के लिए बैठने दिया जाए, वहाँ सितारों के विषय में कविताएं और इसी तरह की बकवास लिखने दिया जाए, और ये मेमने की टोपी पहने गधे को मेरे पास भेजो, मैं दिखाऊंगा संयुक्त निवास। अध्यक्ष को लाया गया। मोटा अध्यक्ष रोने लगा और बुदबुदाया, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। सुबह की सेवा में हर कोई हंस रहा था मेरे द्वारा लिखे गए उस खत को देखकर, जो मैंने रात को मोमबत्ती की रोशनी में लिखा। तुम उनसे नहीं मिलोगे मेरे प्रिय, प्रबंधक ने मुझसे सहानुभूतिपूर्वक कहा। ठीक है, तो मैं नादेजदा कंस्टेंटिनोवना से मिलता हूँ, मैंने निराश होते हुए उत्तर दिया। वैसे भी अब मेरे लिए सब कुछ एक जैसा है। मैं प्रीचिस्तीन की मार्ग नहीं जाऊँगा। और मैं नादेजदा कंस्टेंटिनोवना से मिलने पहुँच गया। दोपहर 3 बजे मैं ऑफिस में दाखिल हुआ। डेस्क पर एक टेलीफोन सेट रखा था। नादेजदा कंस्टेंटिनोवना चमड़े का घिसा पिटा कोट पहने हुए टेबल के पीछे से बाहर निकल आईं और मेरे फर कोट को देखा। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने मेरे हाथों में पत्र देखकर पूछा, जिसकी उन्हें जानकारी थी। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज़ के, संयुक्त निवास में रहना। वो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे पीपल्स कमिश्नर्स काउंसिल के अध्यक्ष के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है।
मैं आपसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा ये पत्र उन तक पहुँचा दें। और मैंने उन्हें पत्र सौंप दिया। उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा। नहीं, उन्होंने कहा, क्या मुझे पीपल्स कमिश्नर्स काउंसिल के अध्यक्ष को ऐसी बात परोसनी चाहिए? फिर मैं और क्या करूं? मैंने पूछा और हताशा में अपनी टोपी नीचे छोड़ दी। नादेजदा कंस्तांतिनोवना ने मेरा पत्र लिया और पत्र के साइड पर लाल स्याही से लिखा, कृपया करके संयुक्त निवास में रहने देने का आदेश दें। और हस्ताक्षरित उलियानोव, पूर्ण विराम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नादेजदा कंस्तांतिनोवना का शुक्रिया अदा करना भूल गया यानी कि भूल गया। टेढ़ी मेढ़ी टोपी पहनी और बाहर चला आया। भूल गया। दोपहर 4 बजे मैंने सिगरेट के धुएं से भरे गृह प्रबंधन कार्यालय में प्रवेश किया। सभी कार्यालय में मौजूद थे। कैसे? सभी एक साथ चिल्ला पड़े, तुम अभी तक यहीं पड़े हो? प्रस्थान कर यहाँ से। एक बोझ की तरह? मैंने क्रोधित होकर पूछा। एक बोझ की तरह? हाँ। मैंने वो पत्र निकाला, उसे मेज़ पर रख दिया और अपनी उंगली से उन प्यारे शब्दों को इंगित करते हुए दिखाया। मेमने की सारी टोपियाँ पत्र के ऊपर झुक गईं और अगले ही पल उन सबको पक्षाघात हो गया। दीवार पर लटकी घड़ी को देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितने समय की तक चला। पूरे 3 मिनट। उसके तुरंत बाद ही अध्यक्ष जीवित हो गया और उसने मुझे उदास आंखों से देखा। उलिया, उसने कर्कश स्वर में कहा। घड़ी की टिक टिक फिर खामोशी में सुनाई दे रही थी। इवान इवानिच, मेमने की टोपी पहने अध्यक्ष ने मरी आवाज़ में कहा, उन्हें लिखें, दोस्त, संयुक्त निवास के लिए आदेश जारी करें। मित्र इवान इवानिच ने पुस्तक ली और अपनी कलम को खुरचते हुए मृत मौन में आदेश लिखना शुरू किया। मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ, सभी एक ही कमरे में, उसी धूम्रवर्ण व दरार भरी छत के नीचे। मेरे पास किताबें हैं और मेज है। जलते लैंप की रोशनी से एक गोलाकार चक्र बन रहा था। 22 जनवरी को वो लाल प्रकाश से भर गया और उसी क्षण प्रकाश में तुरंत मेरे सामने नींद में एक चेहरा सामने आया। एक चेहरा निचड़ी दाढ़ी वाला और माथे पर स्पष्ट उभार के साथ, और उनके पीछे पीड़ा व निराशा भरे भूरे बाल में फटे फर वाली जैकेट और लाल स्याही से लिखा एक शब्द, उलियानोव। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तब आपको धन्यवाद देना भूल गया था। यह लज्जाजनक है। धन्यवाद नादेजदा कंस्तांतिनोवना।